हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ रहे थे और हमने 3 डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं हमसे पहले, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको हम बार से पढ़ेंगे। तो आज जो ऑर्गन है यूकैरियोटिक सेल का, मोस्ट प्रोबेबली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःपृथवी जालिका। ये मेनली एक ऑर्गन न होकर एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो फोल्ड हो जाती है आपस में, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो होती है आपस में अंतर्बलित हो जाती है। आप ये कहें कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म को बाहर की बाउंड्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के चारों ओर पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन क्या होते हैं, अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, या ऐसा माने कि आपस में इस प्रकार से अपने आप को फोल्ड करते हैं कि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर, जालनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब भी क्या होता है? जाल। एंडोप्लाज्म मीन्स पहले जो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो वो एंडोप्लाज्म में थी, अंतर्द्रव्य में थी, तो उसको एंडोप्लाज्म। फिर बाद में धीरे धीरे इसकी जो फीचर्स थी वो एक्टोप्लाज्म के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके वहाँ भी देखी गई, तो इसको नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि प्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म में पाए जाने वाला जाल को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के बेस पे नाम दिया गया। इसकी जो डिस्कवरी है या इसको खोजने का जो श्रेय दिया जाता है वो 3 साइंटिस्ट को दिया जाता है, वॉल्टर, क्लाउडे और एक साइंटिस्ट का नाम है फुलमैन। वॉल्टर, क्लाउडे और फुलमैन, इन तीनों ने क्या किया था? 1946 में क्या किया था? इसकी खोज की। उनको जब वो सेल को देख रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उनको अनेक न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ जालनुमा संरचना दिखी, तो उन्होंने उसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन नाम देने का जो श्रेय दिया जाता है वो पोर्टर को दिया जाता है। पोर्टर ने क्या किया था? इसकी टर्म भी बताई 1953 के अंदर। 1946 में डिस्कवर करते हैं लेकिन 1953 में आते थे इसको नाम दिया गया पोर्टर के द्वारा। तो सारा श्रेय पोर्टर को जाना जाता है कि उन्होंने उसको नामकरण भी इसका किया। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली एक न्यूक्लियस है, उसकी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, किस प्रकार से होता है। हेट्रोक्रोमेटिन दिख रहा है, यूक्रोमेटिन दिख रहा है, तो ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। इसका पूरी वीडियो जो है वो 3-4 वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको अलग अलग ऑर्गन्स का। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेगी। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो बाहर की लेयर है या बाहर की वाल, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो अपनी ग्रोथ को क्या कर देती है? फोल्ड करती रहती है घूम घूम कर, और फोल्ड करने के बावजूद एक जालनुमा संरचना बनती है। वो मेम्ब्रेन का या झिल्ली का जाल होता है, और वो जाल इस शेप में अपना कर देता है। डायग्राम स्पष्ट दिख रहा है आपको कि पूरी मेम्ब्रेन जो अपने अपने कर रही है, फोल्ड कर रही है, और फोल्ड करके उसके चारों ओर एक रेटिकुलम या जाल बना रही है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब धीरे धीरे ये जाल जो बनता चला जाता है तो यहाँ पर हमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसकी। एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी होती है। दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रही है वेसिकल्स, और थर्ड यहाँ पर दिख रही है ट्यूब्यूल्स। ये इसके रूप हैं, मतलब कि मॉडिफिकेशन है जो अपने अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होती है, लेकिन इसके फंक्शंस अपने कार्यों के आधार पर क्या करती है? अपने रूप को बदलती रहती है। तो फर्स्ट जो पार्ट है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिस्टर्नी को जो है उसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जैसे सिस्टर्नी ऐसे है, तो एक सिरा ऐसा है जो न्यूक्लियस की ओर है, यहाँ न्यूक्लियस होगा, और एक सिरा बाहर क्या है जिसको हम साइटोप्लाज्म सिरा बोलते हैं,
तो सिस टर्नी ऐसा सिरा जो न्यूक्लियस की ओर का सिरा होता है उस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस या सिस भाग, और जो सिरा न्यूक्लियस से दूर होता है मतलब कि पीछे वाला भाग हो गया उसे हम बोलते हैं ट्रांस। तो दो वर्डों से मिलकर बनी है सिस और ट्रांस। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होंगे, सिस टर्नी, सिस और ट्रांस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टच में है ये सिस फेज है, और दूसरा सिरा जो दूर है उससे पीछे वाला भाग ये ट्रांस फेज है। तो सिस फेज इस प्रकार का, और इससे आगे क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म से कांटेक्ट में रहेगा। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर है। अब इनका काम क्या है, यहाँ पर जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, राइबोसोम्स। मतलब कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने साथ राइबोसोम्स को जोड़े रखता है। राइबोसोम जो होते हैं, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइबोसोम जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। मैंने पहले माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम्स हैं। ये यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पर 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है उसकी वीडियो मैंने आपको बताया था, बाकी अलग से इसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ऑर्गन पढ़ेंगे। जब मेम्ब्रेन के ऑर्गन पूरे हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन पढ़ेंगे, तो राइबोसोम जब वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन, उसके चारों मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इसके चारों ओर पाई जाती है, और राइबोसोम के पाए जाने या नहीं पाए जाने के बेस पे रेटिकुलम जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक रेटिकुलम को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि इसके चारों ओर यहाँ पर साथ साथ में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम को जोड़ने के लिए एक प्रोटीन होती है राइबोफोरिन। राइबोसोम को जोड़ने के लिए यहाँ पर इसके पास एक प्रोटीन पाई जाती है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन प्रोटीन है, उसकी सहायता से राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। अब दूसरे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम के बिना होती है, इस पे राइबोसोम नहीं पाई जाती, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपरदवी जालिका। मेनली क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन की तरफ होगी, तो वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनेगा। और दोनों रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच में बन रही हो, चाहे वो न्यूक्लियस के टच में बन रही हो, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम वाली होगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बाद में वहाँ से राइबोसोम को वहाँ से अलग कर देती है, और अलग करने के बाद में वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, अलग से नहीं बनती। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या होती है, अपने आप को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदलती है। अब इनके देखते हैं कि काम क्या है। ये तो स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही सिस्टर नहीं, कुछ पार्ट जो होते हैं वो राइबोसोम से अलग, इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वेसिकल्स। लेकिन सिस्टर्नी और वेसिकल्स के बीच में एक भाग है यहाँ पर ट्यूब्यूल्स। ये 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, ये इसके चारों ओर इस प्रकार से रह चुकी है। यदि इस डायग्राम को हम ऐसे करके देखें तो हमें 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इसमें राइबोसोम भी दिख रहे हैं और सिस्टर्नी दिख रही है। तो कुछ भाग जो होते हैं वो गोल ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के रूप में बन जाते हैं, पूरी मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स में से ही कुछ भाग अलग होकर क्या बनाता है, वेसिकल्स, जो अपने पास राइबोसोम रखते हैं। मेनली राइबोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, मतलब कि सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम जो क्या करेगा, सेल के अंदर प्रोटीन बनती चली जाएगी, और प्रोटीन की फॉर्मेशन होते होते उन्हें वेसिकल्स में पैक कर दिया जाएगा, और पैक करके उसे फिर दूसरे सेल के फंक्शंस में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड रहती है, और उस कनेक्टेड लिंक को हम बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल्स। मेनली ये स्ट्रक्चर पाई जाती है प्लांट सेल में, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स। मतलब ये मेम्ब्रेन की ग्रोथ इस प्रकार से होती चली जाती है कि एक सेल का ये मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर बाहर आएंगे तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आपस में पोर पाए जाते हैं प्लांट सेल के बीच में,
उन पोर्स को जो एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम जो है उसके द्वारा आपस में एक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डेस्मो। ट्यूब्यूल के द्वारा क्या रहती है, आपस में जुड़ी रहती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जा रहे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। जैसे ही ये राइबोसोम अलग हो जाएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रत्येक के अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रत्येक के अलग अलग काम हैं, इनके काम क्या हैं वो समझते हैं। पहले हम काम देखें दोनों राइबोसोम, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम, चाहे राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है या राइबोसोम एब्सेंट है, तो दोनों के काम क्या है। फर्स्ट ये साइटोस्केलेटन, मतलब कि सेल का कंकाल बनाता है। जैसे हमारे शरीर का ढांचा है हड्डियों से बना होता है, हड्डियां पूरे शरीर को सीधा खड़ा रखती है, उस प्रकार से सेल को एक प्रॉपर शेप देने के लिए ये साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल बनाती है। सर्कुलेशन, मतलब कि सर्कुलेशन करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी मटेरियल बनता है वो ER के द्वारा, रेटिकुलम के द्वारा साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है। साइटोप्लाज्म से डेस्मोट्यूब्यूल होंगी, वो दूसरे सेल से कनेक्टेड होंगी। इस तरह से आपस में क्या बनता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, सेल का परिसंचरण तंत्र बनाता है। फिर डेस्मोट्यूब्यूल हम समझ चुके हैं, डेस्मोट्यूब्यूल क्या करती है। फिर ये क्या करता है, टेम्परेरी ग्लाइकोजन, मतलब कि फूड स्टोरेज, ग्लूकोज जो होती है वो सोल्यूबल है। ग्लूकोज को यदि हम सेल में डालेंगे तो अथवा डिजोल्व होकर उससे एनर्जी प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन यदि सेल को वो मटेरियल स्टोर करना है तो वो रेटिकुलम क्या करती है, उसको ग्लाइकोजन में बदलती है। और ग्लाइकोजन में टेम्परेरी ग्लाइकोजन अपने पास वेसिकल्स में स्टोर रखती है, जो हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बनती है, इनके द्वारा जो वेसिकल्स बनती है उनको वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसके अंदर क्या कर लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाएगी उसमें प्रोटीन सेव रहेगा, प्रोटीन उसमें स्टोर रहेगा। फिर ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन करता है। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इनके अंदर पाया जाता है। ऐसे सेल ऑर्गन या ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है, मेनली मसल्स के अंदर कैल्शियम जो होते हैं वो जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी के, मसल्स के मूवमेंट के लिए कैल्शियम जरूरी है, तो मसल्स को बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। तो कैल्शियम आयन के स्टोरेज के बिना, कैल्शियम के बिना मसल्स की मूवमेंट नहीं होती है, मांसपेशी मूवमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, मसल्स को स्टोर करती है। और मसल्स में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नाम अलग से दिया गया है, उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि मसल्स में पाए जाने वाले ER को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मसल अलग अलग काम करती है, मूवमेंट करती है बॉडी की, तो ये इसके मसल्स का अलग नाम है, उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल्स के चारों ओर लेयर को, तो हम मसल्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो मसल्स के अंदर पाए जाने वाले रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये तो फंक्शन थे दोनों ER के फिक्स। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, मतलब कि जो रफ है, ये चारों ओर जो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट कार्य मैंने आपको बताया, प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी। दूसरा, जो प्रोटीन बन जाएगी उसको ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ये जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में क्या करेगी, वो टेम्परेरीली अपने पास स्टोर कर देगी। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रोटीन के चारों ओर उसको बाउंड्री कर लेते हैं, उससे पैक कर लेते हैं, ताकि प्रोटीन को आसानी से दूसरे सेल में या दूसरे ऑर्गन में जहाँ आवश्यकता है वहाँ भेजी जा सके। तो टेम्परेरी ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वेसिकल्स में स्टोर करती है, और वेसिकल्स में स्टोर करने के बाद में उसे भेज दिया जाता है गोल्जी बॉडी की तरफ। तो ये एक तरह का सिस्टम है जो एक साथ काम करता है, जिसको हम गर्म सिस्टम बोलते हैं। सेल का क्या होता है, ये गर्म सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी गाइड और लाइसोसोम, तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और तीनों का निर्माण आपस में एक दूसरे से होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बन गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी में कन्वर्ट होता है, गोल्जी बॉडी लास्ट में लाइसोसोम में कन्वर्ट होती है। तो इस पूरे सिस्टम को हम गर्म सिस्टम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा गर्म सिस्टम का पार्ट हम पढ़ रहे हैं यार,
आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हम गोल्जी पढ़ेंगे, उसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो पैकेजिंग करता है ये किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की टेम्परेरी रूप से, और उसे वेसिकल्स में स्टोर करके उसे कहाँ भेज दिया जाता है, गोल्जी बॉडी की तरफ। अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ है, स्मूथ कैसे बनी, पहले बताया मैंने आपको। स्मूथ बनने का मतलब होता है कि उसने अपने राइबोसोम को वहाँ से डिटैच कर दिया, वहाँ से राइबोसोम हट गई, जैसे राइबोसोम हटती है तो वो स्मूथ हो जाता है, उसको फिर प्रोटीन सिंथेसिस वाला रोल अब खत्म हो जाता है। जब तक उसके पास राइबोसोम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगी, जैसे ही गोल्जी बॉडी से प्रोटीन अलग हुई तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई। तो सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे ही राइबोसोम अलग हुई तो वो किसमें बन गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड की फॉर्मेशन करता है, विभिन्न हार्मोन की फॉर्मेशन करेगा, स्टेरॉयड हार्मोन, मतलब कि ये स्टेरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन करेगा, लिपिड की फॉर्मेशन करेगा, जिसको फास्फोलिपिड बोलते हैं। फास्फोरस और लिपिड आपसे मिल जाते हैं। तो फैट से संबंधित, लिपिड से संबंधित जो भी मेटाबॉलिज्म है, लिपिड को किस प्रकार पचाना है, हम जो भोजन में फूड लेते हैं उसको किस प्रकार से उसके प्रोडक्ट तैयार करने हैं, तो इसके लिए क्या करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने हिसाब से काम करता है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब कि लिपिड के काम को, वसा को, जो हम चिकनाई वाले पदार्थ कहते हैं, उसको किस प्रकार से सेल के अंदर काम में लेना है, तो उसके काम कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम दालें वगैरह जो भी खाते हैं, हम प्रोटीन जो भी लेते हैं, तो उसको शरीर के अंदर, उसको प्रोटीन के अंदर सेलुलर प्रोटीन में बदलता है, वो कौन बदलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ग्लूकोज जो फूड प्रोडक्ट में लिया जाता है वो इंस्टेंट एनर्जी हमारे लिए त्वरित ऊर्जा है, वो ग्लूकोज जैसी बॉडी में आती है उसे सेल अपने लिए यूटिलाइज करके उसे क्या कर लेता है, एनर्जी बना लेता है। बाकी के लिए क्या करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट, और ये एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है, मतलब कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है उसकी पैकेजिंग कंप्लीट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसको फिर वेसिकल्स के रूप में क्या कर दिया जाता है, आगे ग्लाइकोजन के रूप में भेज दिया जाता है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हम फूड प्रोडक्ट में कुछ हानिकारक मटेरियल लेते हैं, अल्कोहल भी कुछ लोग सेवन करते हैं, तो अल्कोहल के अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो उसको दूर करने का काम कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये लीवर के अंदर अधिकतम पाई जाती है, लीवर के अंदर एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और गर्भ सिस्टम वो बनाता है, मतलब कि यहाँ से आगे फिर ये गर्भ सिस्टम की तरफ बढ़ेगा, गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ेगा, लाइसोसोम की तरफ बढ़ेगा। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मतलब कि हमें कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सभी यूकैरियोटिक सेलों में, सेल्स में पाई जाती है, लेकिन 3 सेल ऐसी है जहाँ पर, 3 प्रकार की सेल ऐसी जहाँ पर पूरी ER जो एब्सेंट होती है। एक मैच्योर RBC सेल के अंदर, मतलब कि मैच्योर RBC के अंदर ये एब्सेंट होती है। दूसरी योग पित्त जो होता है, एगो जो होता है, जो अंडा होता है, उसके अंदर ये ER एब्सेंट होती है। और थर्ड ये पाई जाती है एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर, ये एब्सेंट होती है, मतलब कि 3 भागों को छोड़कर या 3 प्रकार की सेल को छोड़कर ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में पहले से मैंने बताया मेम्ब्रेन वाला कोई भी ऑर्गन नहीं होता, वहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर RBC और योग या एग हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर योग पाया जाता है, पित्त पाया जाता है। और थर्ड एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल मतलब कि जो एम्ब्रियो की सेल है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उन सेल्स के अंदर ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में, ER कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ एब्सेंट होती है, तो कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। तो 3 पार्ट को छोड़कर बाकी सब में ER पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो मेजर RBC में नहीं होती है। इसका काम मेनली होता है पूरी ER का ये काम तो है, इसके साथ साथ कंबाइंड रूप से ये साइटोस्केलेटन बनाती है, मतलब कि एक सेल जब नई सेल में बदलती है तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी करती है, और प्लांट्स ये सेल वॉल का निर्माण करने में भी क्या करती है, अपना पार्टिसिपेशन करती है। तो आज हमने पढ़ा ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, ये गर्भ सिस्टम है वो पूरा करना है हमें, तो गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम एक साथ पढ़ेंगे हम, एक ही टॉपिक में ये कंप्लीट हो जाएंगे, तुम्हारा गर्भ सिस्टम पूरा हो जाएगा। मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन, डबल मेम्ब्रेन वाले हमने 3 पढ़े, आज हमने एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला पढ़ा। इसके सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड होती है,
दोनों मेम्ब्रेन फॉल्ड होती है, एक ही मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉल्ड होती रहती है और क्या बनाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटन। तो आज के दिन में यदि वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।